हेलो फ्रेंड्स, तो हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं। हमारा इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिलेट करता है लेट 17 और 18 सेंचुरी से। हमारा पहला बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1770 में, जो कि कहलाया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वो ज्यादा टाइम रन नहीं कर पाया एंड इट क्लोज डाउन इन 1829। दूसरा बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1786 में, पर रन कर पाया 1791 तक ही। फिर हमारा कॉलोनियल एरा आया। कॉलोनियल एरा में प्रेसिडेंसी बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए। 3 प्रोमिनेंट प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल बने प्रेसिडेंसी बैंक्स के सेंटर। उसके बाद एक बैंक, यही तीनों बैंक्स को कोलैबोरेट करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक आगे जाकर के बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। अब 1921 के बाद इंडियन बैंकिंग सेक्टर में बड़ी चीज आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1935। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया एज पर आरबीआई एक्ट 1934। और उसके बाद स्टार्ट हुआ नेशनलाइजेशन का एरा। हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रेसिडेंट थी, उससे पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने पहले ही कंसोलिडेशन का एफर्ट चालू कर दिया था। बैंक्स 400 तक ही नंबर में हो गए थे। 400 बैंक्स होना, उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे बैंक्स खुलते थे लेकिन बहुत ही जल्दी बंद हो जाते थे। पब्लिक इन जनरल का जो विश्वास था बैंकिंग सेक्टर से, वो जाता जा रहा था। तो उसको बनाए रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये सोचा कि एक नेशनलाइजेशन ड्राइव लाई जाए, जिसमें कि जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। तो सबसे पहले जब ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आई वो थी 1969 में। 1969 में 14 बड़े बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। इस ड्राइव को आगे कंटिन्यू रखते हुए 1980 में 6 और कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि 14 बैंक्स जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। वो टोटली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल में होंगे वो बैंक्स, और वो 14 बैंक्स हैं ये। इसी ड्राइव को आगे कंटिन्यू करते हुए 1980 में 6 और बैंक्स को कमर्शियलाइज कर दिया गया, जिनमें ये 6 बैंक थे। इन 6 बैंक्स में से भी आगे जाकर के 2 बैंक्स को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक में ही अब न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया। उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। सेम ड्राइव अब 2019 में भी कंटिन्यू हुई, जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 पीएसयूज में कन्वर्ट कर दिया गया। 10 पीएसयूज को मर्ज करके 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि ओरिएंटल बैंक और यूनियन बैंक को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। तो बड़ी आइडेंटिटी रही एंकर बैंक की, और बाकी सारे बैंक्स उनमें मर्ज कर दिए गए। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये 4 बैंक्स में ये बाकी के बैंक्स मर्ज कर दिए गए, और बड़े बैंक्स एंकर बैंक्स रहे, और ये उनमें ही अपनी आइडेंटिटी को हटा करके अभी इनकी आइडेंटिटी के अंडर काम करेंगे। फिर आ जाता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद उसको सेंट्रल बैंक की अथॉरिटीज दी गई थी। 4 मेन सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। आरबीआई सिर्फ 4 सब्सिडरीज को ही फुल्ली ओन करता है। वो सब्सिडरीज हैं डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये स्टैब्लिश की गई थी 1978 में। इसका मेन पर्पस है कि आप जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। जैसे अगर आपके 10 लाख रुपीज आपके एक अकाउंट में है, तो ये आपकी 5 लाख रुपीज तक इंश्योर करेगा कि आपके 5 लाख रुपीज तो कहीं नहीं जा रहे, अगर आपकी 10 लाख रुपीज अकाउंट में है तो। पहले ये 1993 में लिमिट 1 लाख तक थी, अब ये लिमिट बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। दूसरी सब्सिडरी जो आरबीआई की है वो है
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जो कि हमारी करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है और हमारे कॉइन्स को मिंट करती है। ये बनाई गई थी 1995 में और इसके हेडक्वार्टर्स है मैसूर में। वहीं पे हमारी करेंसी नोट्स प्रिंट होते हैं। और दूसरी है IFTAS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एलाइड सर्विसेज के लिए, ये बनाई गई है। ये 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। दिस वाज एस्टैब्लिश टू टेक केयर ऑफ ऑल IT प्रोजेक्ट्स टेकन अप बाय दी RBI। देन इसने टेक ओवर किया था इन्फिनिट को टू क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं एक RBI किसी और से आउटसोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो उसने इसको ओवरटेक किया और वो ऑपरेशंस अपने ही अंडर, अपनी ही फोर्स से रन करता है। और चौथी इसकी ब्रांच थी रिजर्व बैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कोई भी IT का प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, RBI आउटसोर्स नहीं करा सकता और वो अपने आप से देखता है इसी मीडियम से। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे हम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। विद इन कंट्री फंड ट्रांसफर करने के लिए 3 मेन तरीके हैं, RTGS, NEFT एंड IMPS। RTGS इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में कोई मैक्सिमम अमाउंट का कैप नहीं है, हाँ, लेकिन मिनिमम अमाउंट का कैप है 2 लाख का। आप 2 लाख से ऊपर तक की कितनी भी अमाउंट RTGS कर सकते हैं किसी भी इंडियन सिटीजन के बैंक में। और ये विद इन ऑफिशियल आवर्स हो सकती है। ऑफिशियल आवर्स के बाद आप RTGS नहीं कर सकते, आपको ब्रांच में जाना होगा RTGS करने के लिए। प्लस फिर दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास NEFT का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये बैचेस में होती है। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट का कैप नहीं है पर मैक्सिमम अमाउंट का कैप है, दैट इज 25 लाख रुपीज। आप 25 लाख से ज्यादा रुपीज NEFT नहीं कर सकते हैं। प्लस ये ऑफिस टाइमिंग में ही होगी, मतलब अगर आपका ऑफिस 7 बजे तक खुलता है तो 7 बजे तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं और ये बैचेस में होती है। फिर आता है IMPS। IMPS इज इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट। IMPS इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल बैंकिंग ऑल्सो। आप जो ऐप डाउनलोड करते हैं उससे आप IMPS कर सकते हैं। कोई लोअर अमाउंट नहीं है इसमें। आप चाहे तो 1 रुपए, 2 रुपए, 2000 रुपए कितने भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पर हाईएस्ट अमाउंट है 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख रुपीज से ज्यादा IMPS से ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्लस ये ट्रांसफर आप 24/7 कर सकते हो, दिन में कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं पे भी बैठे हुए कर सकते हो, लेकिन 2 लाख से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और आउटसाइड इंडिया अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप एक स्विफ्ट का यूज करेंगे। ये स्विफ्ट बड़ा फेमस हुआ था नीरव मोदी के केस में। स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। ये आपको एनेबल करती है कि आप यहाँ बैठे हुए ओवरसीज किसी के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती है। आप अपने बैंक को कहते हैं कि आपको वहां ट्रांसफर करने हैं तो वो वहां के बैंक से कांटेक्ट करता है और एक स्विफ्ट कोड से पेमेंट सेटल होती है। तो ये हुए पेमेंट मेथड्स जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ देर आर फ्यू रेट्स जो आपको पता होने चाहिए बिफोर द एग्जाम्स, बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। These are the rates which are decided by the RBI, like bank rate, repo rate, reserve repo rate, STF, CRR, SLR. These are the things that the bank decide for smooth functioning of the market. Liquidity को control करने के लिए, banks को control करने के लिए ये rates RBI decide करता है. Now bank rate is the rate at which commercial bank lends loan to the public. Now this rate is at 4.65%. Then there is repo rate. This rate is the rate at which commercial bank takes loans from the RBI. जिस रेट पे कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है वो कहलाता है रेपो रेट. Now this stays up to 4% only. Then there is reverse repo rate. This is opposite of repo rate when RBI has to take loan from the commercial bank. तो रिवर्स रेपो रेट अप्लाई होता है. दिस इज अराउंड 3%.
3 point or 4 point something %. And then comes the STF, स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये दी गई है बैंक्स को फॉर द टाइम पीरियड जब उनको बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए, फॉरनाइट के लिए, ओवरनाइट के लिए लोन चाहिए, तब वो STF के थ्रू लोन्स लेते हैं। दिस इज अराउंड this remains 1 point higher than the repo rate. Normally it goes in line with the bank rate, that is 4.65%. Then we have SLR and the CRR. SLR and CRR, these are liquidity controllers. बैंक कितना क्रेडिट दे सकता है पब्लिक को, उसको कंट्रोल करने के लिए RBI CRR और SLR प्रोवाइड करती है। CRR और SLR एक लिमिट है जो बैंक्स को मेंटेन करनी है अगर उन्हें क्रेडिट देना है तो। जैसे कि अगर आपको 50 लाख का क्रेडिट देना है तो उसमें से आपको कुछ % रखना होगा इन कैश और इन लिक्विडिटी। CRR बैंक्स को RBI के साथ मेंटेन करना होता है और SLR वो अपने पास रखते हैं। जो स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, अगर आपके पास एक्सेस में है SLR तभी आप स्टैंडिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है और आपको बैंक रेट या नॉर्मल रेट्स पे ही लोन लेना पड़ता है। प्लस SLR अभी है 18.5% और CRR अभी है 3%। सो दीज आर द रेट्स, ये चेंज होते रहते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार फिर इन्हें गो थ्रू करके जाइए। वैसे तो रेट्स यही रहने वाले हैं। थैंक यू। बेसिल नॉर्म्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग का इन इंडिया। बेसिल नॉर्म्स स्टार्ट कहाँ से हुआ? बेसिल नॉर्म स्टार्ट हुआ 1988 में, जब 27 मेंबर्स ने एक कमेटी बनाई इन बेसिल विच इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे एक कमेटी बनी जो बैंकिंग के स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहती थी और सेफ बनाना चाहती थी, जैसे कि वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शंस बड़े आराम से हो पाए। तो लेवल 1 में ये बेसिकली 3 लेवल्स में आई है। लेवल 1 इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में। इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ द कमिटी, उसने 1999 में ये नॉर्म्स एक्सेप्ट किए। लेवल 1 में बोला गया कि आपको रिस्क देखना है, कैपिटल एडिक्वेसी देखनी है और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट देखना है, जो कि डिसाइड हुआ था 8%। रिस्क वेटेड एसेट्स हैं कि आपके पास कौन सा एसेट है और उससे कौन से लेवल का रिस्क अटैच्ड है, उन सबको देखना और लागू करना मैंडेटरी कर दिया था बेसिल नॉर्म 1 ने। जब ये लेवल 2 आया, दैट केम इन 2004, तो ये 3 लेवल्स के साथ आया था। इसने 3 पिलर्स डिसाइड किए थे कि ये इन 3 पिलर्स पे काम करेगा और ये 3 पिलर्स सब बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करने होंगे। तो पहला जो था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि था 8%, जो नॉर्म 1 में भी था। फिर दूसरा आया सुपरवाइजरी लेवल, मतलब आपको अपनी मार्केट्स को, उनके ऑपरेशंस को और उसके क्रेडिट रिस्क को सुपरवाइज करना होगा, इन तीनों रिस्क को, दैट इज मार्केट, कैपिटल एंड ऑपरेशनल, इन तीनों रिस्क को देखना होगा। और तीसरा आया डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर और जो भी नॉर्म्स कहता है सारी चीज़ें अपने अपने सेंट्रल बैंक्स को डिस्क्लोज करनी होगी। अब ये CRR रेट हो, रेपो रेट हो या कोई भी फंड आप मेंटेन कर रहे हो, कितने लोन्स दे रहे हैं आप, सब मेंटेन करके आपको अपने सेंट्रल बैंक को रिपोर्टिंग करनी होगी। देन केम द थर्ड लेवल। जब थर्ड लेवल आया 2010 में, तब 2008 में बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुके थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे, जिसमें कि डेवलप्ड कंट्री के बैंक्स को अफेक्ट हुआ था। अब जब ये पढ़ा गया कि क्या अफेक्ट आया है, तो उन्होंने देखा कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही लेस कैपिटलाइज्ड हैं, ओवर लिवरेज्ड हैं और बहुत शॉर्ट टर्म फंड्स पे रन करते हैं। तो उन सबको सुधारने के लिए 4 पैरामीटर्स लागू किए गए। जो 4 पैरामीटर्स लागू करे तो वो लिक्विडिटी, कैपिटल, लिवरेज और फंडिंग थे। इन 4 को देखते हुए अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट किया जाना था। तो अभी इसके आगे जो अपडेट आएगा वो आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी बेसिल नॉर्म्स के लिए हमें इतना ही पता